असम में ब्रह्मपुत्र की लहरें इस बार सिर्फ पानी नहीं बल्कि सियासत का नया और तीखा शोर लेकर बह रही है। 126 सीटों वाला यह राज्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मुद्दे विकास के सरकारी दावों और अस्मिता के नए संघर्ष के बीच कहीं फंसे हुए हैं। आज के एपिसोड में हम असम चुनाव के उन तमाम पहलुओं की परतों को उधेड़ेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में तो चमक रहे हैं, लेकिन उनकी गहराई को समझना और उन्हें डिकोड करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मोदी और शाह के दौरे के बाद क्या कुछ बदल गया असम में और नतीजे क्या होने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से आज बात करेंगे। चुनाव का मैदान पूरी तरह सज चुका है, लेकिन इस बार का चुनावी रण सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं है, बल्कि यह उन नैरेटिव्स की लड़ाई है जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सलीके से बदल गई है, या कह लीजिए कि बदल दी गई है। आज हम समझेंगे कि क्या हिमंता के सामने असम में कोई चुनौती है भी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश रंजन है और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। मंच पर एक बार फिर मोदी सरकार की लय पर डांस करते असम के मुख्यमंत्री हिमंता को देखिए। वे मंच पर पारंपरिक धुनों के बीच खुलकर डांस कर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं असम या अस्मिता की। कभी यह शब्द घुसपैठियों के खिलाफ एक ढाल हुआ करता था, लेकिन आज की राजनीति में इसका व्याकरण पूरी तरह बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ विदेशी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि राजनीति इसे मियां यानी बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों और पाकिस्तान के नैरेटिव तक लेकर चली आई है। स्पष्ट समझ लीजिए कि यह केवल सीटों का फेरबदल नहीं है। परिसीमन के बाद असम की राजनीतिक जमीन का भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। 126 सीटों में अब करीब 100 सीटें ऐसी है जहां स्वदेशी यानी इंडिजीनस मतदाता निर्णायक हो गए हैं। इनका सीधा असर बदरुद्दीन अजमल की AIUDF जैसी पार्टियों पर दिख रहा है, जो कभी किंग मेकर होने का दम भरती थी, आज अस्तित्व के लिए लड़ रही है। लेकिन एक सवाल तो है कि क्या यह लोकतंत्र का शुद्धिकरण है या किसी खास तबके को राजनीतिक रूप से बेअसर करने की बिसात। और इस बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा बना है बुलडोजर। हिमंता सरकार का दावा है कि उन्होंने 1.25 लाख बीघा से अधिक सरकारी और वन भूमि को घुसपैठियों से मुक्त करा लिया है। बटाद्रवा थान से लेकर काजीरंगा तक बुलडोजर सिर्फ घर नहीं गिरा रहे, बल्कि सरकार के मुताबिक वे असमिया विरासत को फिर से स्थापित कर रहे हैं। एक बात और, दिल्ली से जब भारी भरकम जहाज असम की धरती पर उतरते हैं तो शब्दों के मायने और गहरे हो जाते हैं। 1 अप्रैल को धेमाजी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस आई तो घुसपैठियों को बचाने के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री यहां सीधे डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन के उस डर को हवा दे रहे हैं जो दशकों से असमिया मानुष के मानस में बैठा हुआ है। यह स्वदेशी बनाम विदेशी की उस पुरानी आग में घी डालने जैसा है, ताकि ऊपर असम का किला सुरक्षित रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सफाई देते हुए कहा कि आदिवासियों की परंपराओं पर कोई आंच नहीं आएगी। साथ ही लाचित बोरफुकन की 85 फुट ऊंची प्रतिमा और भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का जिक्र कर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वही असमिया गौरव की असली ठेकेदार है। लाचित बोरफुकन को तो आप जानते ही होंगे, वे छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। इन दोनों को मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ ताकतवर प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। 1671 में बोरफुकन ने मुगल सेनाओं के आक्रमण को विफल कर दिया था। वे अहोम सेना की कमान संभाला करते थे। उन्होंने मुगलों को पूर्वोत्तर भारत में रोकने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। असम के तमाम ज्वलंत मुद्दों के बीच बोरफुकन को अभी खूब याद किया जा रहा है। इसके भी तमाम राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस बात को समझिए कि एक तरफ मोदी डर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भरोसा दे रहे हैं। अब बात चाय बागानों की। असम की 30 से 35 सीटों की चाबी आज भी चाय बागान मजदूरों के पसीने में दबी है। हर बार की तरह न्यूनतम मजदूरी और 6 समुदायों को ST दर्जा देने के वादे मैनिफेस्टो की शोभा बढ़ा रहे हैं। सरकार ने मजदूरी में 30 रुपये की बढ़ोतरी तो की है, लेकिन क्या 280 रुपये की दिहाड़ी आज की महंगाई के दौर में एक सम्मानजनक जीवन दे सकती है? दूसरी तरफ भाजपा की पैठ लाभार्थी वर्ग में काफी गहरी है। अरुणोदय जैसी योजनाओं के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसा पहुंच रहा है।
मिशन वसुंधरा के जरिए 3,05,000 मूल निवासियों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। सवाल यहां भी है कि क्या यह लोक कल्याण है या वोट हासिल करने का एक सीधा फाइनेंशियल मॉडल। अब बात उस घाव की जो अभी तक भरा नहीं है, सीएए। एक वर्ग आज भी 1985 के असम समझौते की रूह पर इसे चोट मानता है। भाजपा ब्रह्मपुत्र पर बने पुलों, एम्स और नए मेडिकल कॉलेजों की चकाचौंध दिखा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पत्थर की इमारतें उस असुरक्षा की भावना को ढक पाएगी जो भाषा और संस्कृति के खो जाने के डर से पैदा हुई है। और सबसे गंभीर सवाल जिस पर कोई नेता खुलकर बात नहीं करना चाहता, असम का बढ़ता कर्ज। आंकड़े बता रहे हैं कि असम पर कर्ज का बोझ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो क्या हम एक ऐसी चकाचौंध वाली इकोनॉमी बना रहे हैं जिसकी नींव ही उधार के पैसों पर टिकी है? क्या आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में सिर्फ चमचमाती सड़कें आएंगी या उनके कंधों पर करोड़ों का बोझ भी होगा? असम का यह चुनाव केवल यह तय नहीं करेगा कि अगले 5 साल कौन राज करेगा, यह तय करेगा कि असमिया समाज किस दिशा में जाना चाहता है। देखना है कि असमिया अस्मिता, जमीन और मियां के नाम पर राजनीति किस दिशा में और क्या रंग दिखाती है। वैसे असम के शहर से गांव तक घूमने से ही नतीजों के स्पष्ट संकेत अभी से मिल रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र नतीजों से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही सवाल पूछने से जिंदा रहता है। सवाल पूछते रहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। आप क्या सोचते हैं? क्या कर्ज पर खड़ा यह विकास और आक्रामक राष्ट्रवाद असम का भविष्य संवारेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज बस इतना ही। अगर आपको सत्ता की चाटुकारिता की जगह सीधे और बेबाक सवाल पसंद हैं तो द न्यूज स्कैन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो